कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे कैरियर से संबंधित है, जो हमारे कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और हर बच्चे के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि मुझे आफ्टर 12 क्या करना है, क्या डायरेक्शन अपनाना है, कैसे मुझे पढ़ाई करनी है, क्या मेरा अपना लक्ष्य है, क्या मेरा अपना गोल है, क्या मेरा अपना टारगेट है। और कुछ हमारे बच्चों के माता पिता हमारे पास बार बार आते रहते हैं। कुछ ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, कुछ जो बच्चे इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं, कि सर मुझे बच्चे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, तो आप बताइए हम बच्चे को किस तरीके से लेकर चलें, या सर आप इन्हें गाइड करिएगा। समय समय पर जैसा भी होगा हम आप लोगों को मिलते रहेंगे और इन्हें मिलाते रहेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत में इस चीज़ को जागरूकता फैलाया जाए कि आप आईएएस की जो तैयारी करें वो कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। कुछ आपने देखा होगा, कुछ 3 तरीके के हमारे भारत में परिवार पाए जाते हैं। एक बहुत धनी लोग पाए जाते हैं, एक मध्यम वर्ग पाया जाता है और एक निम्न वर्ग पाया जाता है। निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग, 3 कह लो। निम्न और मध्यम वर्ग ज़्यादातर परेशान स्थिति में है। क्यों है परेशान स्थिति में? वो इसलिए परेशान स्थिति में है कि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि जो वो बच्चों को बिजनेस करा दे, या कोई उनका काम ऐसा सेट तो है नहीं जो बिजनेस करा दे उन्हें। उच्च वर्ग के पास पैसा भी है, काम सेट है, बिजनेस है, और उनके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो लंदन, पेरिस, अमेरिका, वॉशिंगटन वगैरह, कैम्ब्रिज वगैरह, इस तरह की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो पैसे के बल पर सफल हो जाते हैं, जबकि हमारे जो मध्यम और निम्न वर्ग है वो कहीं ना कहीं पैसा उन्हें रुकावट डाल देता है सफल होने में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें अच्छी तरीके से इसे काम करने की और नियत के साथ मंजिल को पाने की। तो देखिए, जो बच्चे, जिनके बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें यह रहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बनाना है मुझे, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे की जो प्लानिंग लेके चलते हैं वो आफ्टर 12th और 12th हाई स्कूल 12th से ही लेकर चल देते हैं। उन्हें धीरे धीरे स्ट्रेटजी पर लेकर चलते हैं और जैसे जैसे वो बच्चे 12th करते हैं और ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तो उनकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और वो बच्चे मात्र 21-22 साल की एज में ही कोई आईएएस टॉप कर जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, एक अच्छे फर्स्ट रैंक के अधिकारी चुने जाते हैं। लेकिन हमारा मध्यम और निम्न जो वर्ग है ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। क्यों पिछड़ जाता है? कि इसके पास गाइड का अभाव होता है। लेकिन आज के बाद आप घबराइएगा नहीं, आप लोग हमसे संपर्क करिएगा। अगर कोई भी आपके कैरियर में समस्या आ रही है, कोई भी कैरियर से संबंधित आपको काउंसलिंग करनी हो, या कोई भी कैरियर से संबंधित आपकी रुकावट हो, उसका समाधान विनाइस कैंपस की टीम करेगी और हम मिलकर आपको समाधान उसका प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ जो बच्चे एनसीईआरटी जो 12th के बाद आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे उन्हें करना चाहिए। अगर बच्चा 12th के बाद 12वीं के साथ साथ या तुरंत बाद आईएएस की तैयारी करता है तो एक बहुत अच्छा स्टेप उस बच्चे का। क्यों है? क्योंकि जो आईएएस की प्रिपरेशन है वो 6th 12th के बीच का जो उसका न्यू है वो उस समय मजबूत होती है, और ये 6th 12th के बीच का जो उसका पड़ाव है, उसका पढ़ाई है उसकी, वो एक पिलर साबित होता है, वो एक बुनियाद साबित होता है। क्यों होती है बुनियाद साबित? क्योंकि हमें जब हम आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं
तो हमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ती है, वो 6 to 12th पढ़नी पड़ती है। और वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चा 12वीं कर लेता है, वो उस चीज़ से बिल्कुल निकल गया होता है, उसने वो नई नई चीज़ पढ़ी होती है। और दूसरी बात, उस समय उस बच्चे का कोरा माइंड होता है, और कोरा माइंड जो होता है बच्चे का, वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी वॉच करता है चीज़ों को, और जल्दी अपनी चीज़ों पर पकड़ बनाता है, फोकस बनाता है, फोकस बिंदु रखता है अपनी चीज़ों पर। तो 12th और 12th के बाद अगर आप तैयारी अपना करना चाहते हैं तो बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, क्योंकि उस समय हमारा कोरा माइंड होता है, और कोरा माइंड चीज़ों को जल्दी सीखता है और जल्दी पकड़ करता है। सबसे पहले आप 12th के बाद क्या शुरू करें, धीरे धीरे स्ट्रेटजी लेकर चले। 6 माह, कम से कम 5 से 6 महीने आप ये ना दिमाग में लाए कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ या करूँगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें। आप न्यूज़पेपर 6 महीने पढ़ें, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में हमारे लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। बस 4 चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने रजिस्टर में नोट करते चले। 4 पेज पढ़ने के होते हैं हमारे न्यूज़पेपर में। एक तो आप राष्ट्रीय घटनाएं पढ़िए, जो नेशनल घटनाएं हैं बस उन पे नज़र मारिएगा। दूसरा, इंटरनेशनल घटनाएं पढ़िएगा आप लोग। इंटरनेशनल, किस देश में कौन राष्ट्रपति है, कौन चलाएगा, क्या मुद्रा है, क्या घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तीसरा पेज, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का पेज, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों पढ़े जाते हैं इसमें, तो तीसरा पेज ये पढ़िएगा आप। चौथा पेज न्यूज़पेपर में स्पोर्ट, खेल और खिलाड़ी का पढ़िएगा जरूर, खेल और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पढ़िएगा आप लोग। और 5वां पेज संपादकीय पेज जरूर पढ़े आप लोग। ये 5 पेज आप शुरू के 12th के बाद 6 महीने, 6 माह मात्र ये 5 पेज पढ़े। आप अपनी तैयारी यहां से शुरू करें। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए? न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जो हमारी तार्किक क्षमता है दिमाग की, एक तो वो बढ़ती है। दूसरी बात, जो घटनाएं होती है करंटली अपडेट, एक हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली है। तीसरा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्षेत्र है जो धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आता है, और इकोनॉमिक्स से जोड़कर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्पोर्ट, चाहे आपकी स्पोर्ट में बिल्कुल भी रुचि ना हो, आप स्पोर्ट का बिल्कुल जरूर पढ़े पेज। स्पोर्ट में क्या चीज पढ़ने की है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, किस खेल में कौन सा कप दिया जाता है, वर्तमान में कौन सा नेशनल खेल हो रहा है, कौन सा इंटरनेशनल खेल हो रहा है, कौन खिलाड़ी क्यों वर्तमान में चर्चाओं में है, इतना आप पढ़ ले, सफिशिएंट है। संपादकीय पेज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे दिमाग की तार्किक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक। और तार्किक क्षमता के साथ साथ ये हमें विचार देता है, हमारे दिमाग में विचारों को जन्म देता है, और जब कोई चीज विचारों को जन्म देती है तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति कितने आगे बढ़ सकता है। और दूसरा, ये यहीं से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो होती है वो विचार होता है, और विचार आपको सफल बना देता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो नए छात्र और छात्राएं जो भी तुरंत 12वीं के बाद तैयारी करना चाहते हैं वो इस स्ट्रेटजी पर काम करें, और जो भी आप प्रतिदिन पढ़ें उसका एक नोटबुक बना ले या रजिस्टर बना ले, जो भी आप डायरी बना ले, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते चले आप लोग प्रतिदिन, डे बाय डे। और इसके साथ साथ एक हफ्ते में आप इसे रिवाइज करते चले, ठीक। इसके बाद जब 6 मंथ हो जाए, आपको 6 महीने हो जाए, तो उसके बाद आप 6 to 12th, 6 कक्षा 6 माह के बाद GS जनरल साइंस और GK जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन,
कि एनसीईआरटी बुक साथ में लगाए 6 महीने के बाद, जीके और जीएस की एनसीईआरटी बुक साथ में लगाए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है हमें, तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, और अगर ओल्ड भी ना मिले तो आप नई एनसीईआरटी बुक खरीद ले और वहीं से अपनी शुरुआत कर ले। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़नी है। आप फोकस रखिएगा कंटेंट पे, आप फोकस रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उस पर, आप फोकस रखिएगा कि हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फोकस रखें आप लोग, ठीक। और एनसीईआरटी कम से कम आप 6 माह करंट अफेयर और 6 माह एनसीईआरटी, पूरा 1 साल की स्ट्रेटजी है आपकी 12th के बाद, जब तक आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। एनसीईआरटी कम से कम आप 10-12 बार पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि एनसीईआरटी भी आपके विचारों को जन्म देती है और एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करती है, और एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करने के साथ साथ आप लोगों को आपकी मंजिल तक भी पहुंचाती है, और मंजिल तक पहुंचाने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी उस चीज का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद एनसीईआरटी नई या पुरानी वो जो भी हो वो पढ़ ले, कक्षा 6 से 12 तक, क्लियर है? 6 to 12 नई और पुरानी जो भी मिले वही पढ़ ले आप। इसके बाद एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है हमें? इतिहास की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है जनरल स्टडी के लिए, भूगोल की, इतिहास में 3 है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, तीनों बुक पढ़नी है इसमें एनसीईआरटी की। भूगोल के लिए पढ़नी है, वो कंबाइंड उसी में आती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान की पढ़नी है, एनसीईआरटी में नागरिक शास्त्र होता है लिखा हुआ, जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं तो हम इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है, तो नागरिक शास्त्र, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक्स पढ़नी है कक्षा 11th और 12th, समष्टि और व्यष्टि 2 चीजें भी ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। जीव विज्ञान आप कक्षा 9, 10th, 11th, 12th पढ़ लें, रसायन भी 9, 10th, 11th, 12th पढ़ लें, और भौतिक विज्ञान भी 9, 10th, 11th, 12th पढ़ लें, ठीक है। बाकी ये आपकी 6 to 12, ये 6 to 12 पढ़े आप लोग, ठीक है, और बार बार पढ़े। देखो, किसी भी चीज को एक बार पढ़ के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जितनी भी बार आप किसी चीज को पढ़ेंगे इतनी ही वो आपकी क्लियर होती जाएगी, और जब भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ उससे आपको नया मिलता चला जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी अभी आप मत पढ़े जब तक आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर फाइनल ना हो जाए आपका। फाइनल ईयर में आप स्टैंडर्ड बुक पढ़े। इसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल में है, बीए, एमए या फिर आपका इंजीनियरिंग, कुछ भी ग्रेजुएशन लेवल पर जो बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी मुख्य परीक्षा की भी करना चाहता है, ये सबसे अच्छा समय है मेरे हिसाब से। बार बार यूपीएससी का एग्जाम जो सिलेबस है आप उसका अध्ययन करें, ग्रेजुएशन लेवल तक आप ये काम करते चले, बार बार यूपीएससी एग्जाम सिलेबस पढ़ें, बार बार। क्योंकि सिलेबस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते चले जाते हैं और हमें सिलेबस का ये भी नहीं पता होता कि आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा सिलेबस नहीं है। तो बार बार सिलेबस का अध्ययन करें। बाजी दफा तो एग्जाम में आईएएस के सेम लिखा हुआ आ जाता है जो सिलेबस में, वही उठा के क्वेश्चन में डाल देता है। और सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले आप 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर पढ़ें। 10 साल के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पीटी
जो प्रीलिम्स एग्जाम है हमारा उसके भी 10 साल के ही पढ़ने हैं आपको, और जो मुख्य परीक्षा है हमारी उसके भी आपको, जो मेंस है हमारा उसके भी आपको 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करना है, अध्ययन करना है, बार बार देखना है, क्वेश्चन बार बार देखना है आपको। प्रारंभिक परीक्षा का भी वो इसलिए देखना है कि आपको ये पता लगेगा कि जो हमारा जनरल स्टडी का पेपर है उससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है और क्या बन सकता है, वो आपके माइंड को पका देगा। और मुख्य परीक्षा का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे घुमाता है। तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के 10 साल के पेपरों का आप बार बार अध्ययन करें। उसके बाद ग्रेजुएशन से ही जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए। दूसरा क्या है कि जब जो बच्चा 12th के बाद तैयारी करता है तो क्या होता है कि वो इतना तो लिख नहीं पाता, लेकिन हमारा जो आईएएस का एग्जाम है यहाँ पर मुख्य परीक्षा में लिखना ज़्यादा है। ये मान लो 3 घंटे में कम से कम 3-4 हज़ार शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। तो आप अभी से ग्रेजुएशन लेवल से ही लेखन कला पर ध्यान दें, अपने लिखने की जो कला है उस पर ध्यान दें, सुंदरता पे ध्यान दें। क्योंकि जो देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सुंदर लिखता है उसे ही नंबर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुंदर लेख होता है एग्जामिनर उस पर 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पे फालतू दे देता है। क्यों दे देता है आप ही बताइएगा। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और तुरंत देख के आपके समझ में आ गई तो आप खुश हो जाओगे, वो एग्जामिनर की बात है। तो ये चीज़ आप लेखन कला अच्छा रखें, ठीक है। तो लेखन कला हो गया। इसके बाद प्रतिदिन लिखें, प्रतिदिन रोज लिखे, कम से कम 10 मिनट में 250 शब्द लिखे आप। 10 मिनट में 250 शब्द लिखे आप, कम से कम। घड़ी देख के लिखे आप, कुछ भी लिखे जो आपके मन में आ रहा है। 10-5 दिन ऐसा करें कि आपके इतना विचार कंटेंट आपके माइंड में चले, आपका माइंड इतना आगे बढ़े, तो इतना जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी, चाहे बुक सामने रख के लिख लीजिएगा, न्यूज़पेपर सामने रख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रतिदिन 10 मिनट में 250 शब्द लिखें, ठीक, इतना ध्यान रखें। और लगभग 1 घंटे में आप कोशिश करें टाइम देख के 1000 शब्द लिखने की, कम से कम 1000-1200 शब्द लिखने की कोशिश करें। और जब आप मुख्य परीक्षा में के लिए लिखते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में अगर आप कोई भी एग्जामिनर को क्वेश्चन देना चाह रहे हैं या फिर खुद लिख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम का प्रयोग करें, आरेख का प्रयोग करें, चित्र का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, और हेडिंग का प्रयोग करें, ठीक है। तो आप याद रखना, चित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, हेडिंग ज़्यादा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा डालें, सुंदर सुंदर लिखें, और प्रतिदिन आप अभ्यास करें। जब आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो आप कम से कम 3 से 6 घंटे लिखें। 3 घंटे का पेपर होता है आपका एक दिन प्रतिदिन, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों, सुबह और शाम। अब यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, सुबह और शाम आपको दोनों टाइम पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। इसलिए आपको कम से कम 6-7 घंटे प्रतिदिन लिखे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, ठीक। फिर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा से सभी 10 साल के पेपर लिखें। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका जनरल स्टडी का पेपर हो, उसके अब तक के 10 साल के जितने भी पेपर हैं आप उन्हें उठाएं और लिखें, और अपने टीचरों को दिखाएं। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में तैयारी के साथ साथ आप उस समय वहाँ कहीं कोचिंग भी कर चुके होंगे, सेल्फ स्टडी भी कर चुके होंगे, कहीं ना कहीं एक आपका फ्लो बन जाएगा इस चीज़ को लेकर। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने टीचरों के संपर्क में रहें और उन्हें दिखाएं और कॉपी को अपनी चेक कराएं, कमियां पूछें। जब तक हम अपनी कमी नहीं पूछेंगे तो तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी कमी पहचान कर अपनी कमियों पे ध्यान देना है
और कमियों पे जिस दिन भी हम लोगों ने ध्यान दे दिया तो ये मान लो कि उसी दिन हम सफल हो गए। एक कहावत है, एक थॉट है, एक विचार है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आप लगातार मेहनत करिए, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करिएगा, लगन के साथ, हिम्मत के साथ मेहनत करिएगा और देखते हैं कैसे सफलता नहीं मिलती। इतना तो हो सकता है कि आपको, अगर आप मेहनत करते हैं अच्छी तरीके से, बेहतर प्रकार से आप मेहनत करते हैं, देर हो जाए, सिलेक्शन होने में देर हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आपका सिलेक्शन ना हो। ये मेरा आपसे वादा है, आप इस बात को लिख ले। अगर आप ईमानदारी के साथ लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो देर हो सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं रुक सकता। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी अभी इंटर के बाद जो हमारा स्ट्रेटजी लेवल है आईएएस की तैयारी का, जो बच्चे इंटर के बाद करना चाहते हैं वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। बाकी जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं उनका किसी दिन मैं आप लोगों को फिर एक शेड्यूल बनाऊंगा और वो आपको समझाऊंगा कैसे कैसे हमें उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है और भरोसा है आप लोगों से कि आप लोग इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और हम एक सफल व्यक्ति बन के दिखाएंगे। ठीक है, करेंगे सब, जो बच्चे क्लास में करेंगे सब। आज के बाद कोई आलस नहीं है, कोई हमें बहाना नहीं मिलाना, हमें खुद के लिए काम करना है, हमें खुद की सफलता पानी है। ना हमें टीचर को दिखाना है, ना हमें माता पिता को दिखाना है, बस हमें खुद को कामयाब करके दिखाना है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जो बच्चे इंटर के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जिनका विचार है, उनको मेरी तरफ से, विन आईएएस कैंपस के परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।